अमर बेल। उसको तुमसे मोहब्बत नहीं है अलीज़ा, ये बात तुम तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? इस बार शैला का लहजा नर्म था। उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हें इतने सालों में कभी तो प्रपोज करता, कभी तो तुमसे इजहार मोहब्बत करता, कभी तो तुम्हें कोई आस दिलाता। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ये दावा नहीं किया कि उसे मुझसे मोहब्बत है। क्या मैंने आज तक तुमसे कभी ये कहा है? वो शहला की बात काट कर बोली। मैंने तो ये ख्वाहिश भी नहीं की कि उसे मुझसे मोहब्बत हो। मैं तो सिर्फ शादी की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। वन साइडेड अफेयर। हाँ, तुम इसको वन साइडेड कह लो, मगर क्या बुराई है अगर इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश की जाए जो अच्छी लगती है। चीज़ों में और इंसानों में बहुत फ़र्क होता है अलीज़ा। इंसानों को कोई ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। मैं भी उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। प्रपोज़ल के बारे में बात करना तो कोई बुरी बात नहीं है, उसने वजाहत करते हुए कहा। और अगर उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो पता नहीं, फिर नानो किसी से भी मेरी शादी कर दें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और वो किसी यकीनन जुनैद इब्राहिम होगा। हाँ, वो भी हो सकता है। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम जुनैद इब्राहिम को ही अपना पहला इंतखाब रखो? कम अज़ कम उसकी ज़िंदगी में कोई जोटस नहीं है। उम्र के अलावा किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है, और मेरे पास ये हौसला नहीं है, उसने बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे हैरत है अलीज़ा, चंद माह पहले ये तुम ही थीं जो अब्बास और उमर के खिलाफ इतनी बातें कर रही थी, और अब तुम खुद उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती हो, उसकी सारी बुराइयों को जानते हुए भी। शहला अजीब से अंदाज में हंसी। हालांकि मेरा ख्याल था कि इन हालिया वाक़यात ने उमर के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स को खासा बदल दिया होगा, लेकिन मैं गलत थी। शहला की आवाज़ में अफसोस झलक रहा था। उमर पर इतनी तनकीद करने के बाद भी तुम अभी तक उसकी मोहब्बत में उसी तरह गिरफ्तार हो जिस तरह 5 साल पहले थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी वो उसे डांट रही थी या नसीहत कर रही थी। जो कुछ भी था, इस वक्त उसे नागवार लग रहा था। मेरे उसके साथ जो जज्बाती इन्वॉल्वमेंट है वो किसी के साथ नहीं है। मेरे लिए उससे नफरत करना मुमकिन नहीं है। कम अज़ कम तुम तो ये बात समझो। उसके लहजे में बेबसी थी। मैंने तुम्हें उससे नफरत करने के लिए नहीं कहा। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसके बारे में सोचते हुए वक्ती तौर पर जज्बात को एक तरफ रख दो। जिस आदमी के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारनी हो, उसके बारे में सिर्फ जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता। बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। वो अब कदरे मध्यम आवाज़ में उसे समझा रही थी, ख़ास तौर पर इस सूरत में जब यह सिर्फ वन साइडेड लव अफेयर हो। शहला, ये अफेयर नहीं है, अलीज़ा ने उसकी बात काट दी। हम में से कोई भी एक दूसरे के साथ अफेयर नहीं चला रहा। मेरी उसके लिए कुछ ख़ास फीलिंग्स हैं। या तो तुम ये कह लो कि मुझे उससे मोहब्बत है, मगर ये किसी अफेयर की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं मान लेती हूँ। ये अफेयर नहीं है, मोहब्बत है, मगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। कितना पुरसुकून रह सकती हो तुम इस तरह के आदमी के साथ? शहला, इस टॉपिक पर बात ना करो। तुम इस तरह बात करोगी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर कभी कभी तो तुम्हें इस तकलीफ़ से गुजरना ही है। मैं नहीं कहूँगी, कोई और कहेगा। पानी में नज़र आने वाले अक्स को चादर डालकर छुपाया नहीं जा सकता, शहला ने साफ गोई से कहा। तुम अपने लिए फैसले करने में आज़ाद हो। मैं या कोई दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं बता सकता, ना ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकता है। उम्र के हवाले से तुमने जो ठीक समझा वो किया। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि तुम उसके बारे में ज़रा जज्बात से काम लिए बगैर सोचो। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? उसने गर्दन मोड़कर शैला को देखते हुए पूछा। क्या तुम भी वही करती जो मैंने किया है? क्या तुम भी उस शख्स से शादी करने की ख्वाहिश न रखती जिसे तुम पसंद करती हो? हाँ, यकीनन। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई चोटत ना होती तो वो शहला की बात के जवाब में चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं कह सकी। कुछ कहने के बजाय उसने शहला के चेहरे से नज़रें हटाते हुए सीट की पूँछ से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उम्र के अलावा दूसरों के बारे में भी गौर करो। उम्र से बेहतर लोग मौजूद हैं हर लिहाज से। मुझे जुनैद भी अच्छा लगा है। अलीज़ा ने आंखें नहीं खोली।
उमर का क्या पता, हो सकता है उसने वाकई जोटत के साथ शादी कर ली हो सकता है वो कह दे हमेशा की तरह कि वो शादी करना ही नहीं चाहता। हो सकता है अगर वो कुछ अरसे के बाद शादी करे भी तो जोटत से ही। वो नाकाबिले यकीन शख्सियत है। मैं मानती हूँ तुम्हारी उसके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। यही हाल इमोशनल अटैचमेंट का भी होता है, वो भी डेवलप की जा सकती है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि उम्र के अलावा तुम किसी दूसरे के लिए ये महसूस ही ना कर सको। वो उसी मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। तुमसे एक बात पूछूं? अलीज़ा ने यकदम आंखें खोलकर शैला से कहा। हाँ। तुमसे नानो ने कहा है कि मुझे ये सब कहो। शैला कुछ बोल नहीं सकी। उसे अलीज़ा से ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। उसे इस तरह चुप होते हुए देखकर अलीज़ा अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो रहा था। आज फिरोज सन्स भी तुम मुझे जानबूझकर ले गई थी। ये भी यकीनन तुमसे नाना ने कहा होगा। तुम्हें कैसे पता चला? शहला ने कुछ खफ्त से कहा। शहला, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अब बच्ची भी नहीं रही हूँ और तुम लोगों को भी ये बात जान लेनी चाहिए। उसकी आवाज़ में खफगी थी। मैं भी हैरान थी कि जुनैद को तुम्हारा नाम कैसे पता है। वो भी झूठ बोल रहा था मुझसे कि उसने मुझे तुम्हारा नाम लेते सुना है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फिरोज सन्स पर एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। अलीज़ा, उसने शहला की बात काट दी। कभी सजीला आंटी मुझे ट्रैप करके उससे मिलवा रही हैं, कभी नानू, और अब तुम। मैं इस कदर अहमक और इमेच्योर नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। उसका गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। नानू अगर उमर से बात करना नहीं चाहती तो ना करें, मगर तुम्हारे ज़रिए उसके खिलाफ मेरे ब्रेन वॉशिंग करने की भी कोशिश ना करें। अलीज़ा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ना ही उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। शहला अब कुछ परेशान हो गई थी। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो ये सब कुछ खुद मुझसे कह सकती थी। तुम्हारे ज़रिए क्यों कहलवाया उन्होंने ये सब? उनका ख्याल था मैं तुम्हें ये सब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। हाँ, उम्र के खिलाफ बातें करके, झूठ बोलकर तुम मुझे हर चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हो। वो मुकम्मल तौर पर शहला से बरगश्ता हो चुकी थी। उन्होंने मुझे खुद साफ साफ ये क्यों नहीं बता दिया कि वो उमर से बात नहीं करेंगी? ऐसी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाने की क्या ज़रूरत है? उमर और जोटत की शादी, नॉनसेंस। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। उमर वाकई जोटत के साथ उस होटल। अलीज़ा ने कबकी से शहला की बात काट दी। इनफ इज़ इनफ। कम अज़ कम मेरे सामने उन दोनों के हवाले से कुछ भी मत कहना। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो तुम खुद वहाँ जाकर इस बात को कंफर्म कर लो। मैं इतनी थर्ड क्लास हरकत कभी नहीं कर सकती कि उसकी जासूसी करती फिरूं। तुम्हें मुझसे ऐसी बातों की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। उसने सुर्ख चेहरे के साथ शहला से कहा। तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। मेरी हर बात तुम्हें झूठ लग रही है। फिर मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ कि तुम्हें खुद तुम्हारी आंखों से सब कुछ दिखा दूँ? अलीज़ा नाराज़गी से खिड़की से बाहर देखने लगी। अब कम से कम मुझसे नाराज़गी तो ख़त्म कर दो। शहला ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। तुम्हें नानू का माउथ पीस बनने के लिए किसने कहा था? उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उखड़े हुए अंदाज में उससे कहा। मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, इसलिए। कम ऑन शैला, ये परवाह और फ़िक्र जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। दोस्तों को कभी फ़िक्र और परवाह के नाम पर हक़ाइक़ छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे दोस्ती जैसा रिश्ता कितनी बुरी तरह मुतासिर होता है, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। वो इस पर संजीदगी से कह रही थी। तुम अब मुझसे उमर और जोटत के अलावा किसी और के बारे में कुछ भी कह लेना, उनके बारे में कुछ नहीं। मैं इस सारे मामले से खुद निपटना चाहती हूँ, और अगर मैं नानू को उमर से बात करने के लिए कह सकती हूँ तो फिर नानू के सामने बैठकर ये सब बातें भी डिस्कस कर सकती हूँ। वो रुकी, फिर कदरे तवक्कुफ से बोली। नानू को मुझसे अब वाकई में छोटी की तवक्को कर लेनी चाहिए कि मैं हर इमोशनल क्राइसिस का सामना कर सकती हूँ। कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले फेज से गुजर चुकी हूँ मैं, बल्कि इसे बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मुझे नानू और तुम्हारे खुलूस और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत पर शुबा नहीं है, मगर तुम लोगों को उमर के लिए मेरी फीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए। मैं उसे सिर्फ किसी सुनी सुनाई बात की बिना पर नहीं छोड़ सकती। ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। उसके लहजे में इस बार नुमायाँ बेबसी थी।
जहाँ तक जोटत का ताल्लुक है तो वो तो हमेशा से उसकी ज़िंदगी में रही है, तब भी जब वो कई साल पहले यहाँ हमारे घर में हमारे साथ रहा था। और अगर उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ना होती तो वो मेरे लिए वो सब कुछ क्यों कर रहा होता जो आज तक करता आया है। हर एक के लिए तो नहीं करता वो, कुछ तो होगा उसके दिल में मेरे लिए। और मुझसे ये ना कहो कि ये मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी है या मुरब्बत। ये कम अज़ कम इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। उसने अपने होंठों की लर्ज़ छुपाने के लिए होंठ भींच लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो उन्हें छलकने से रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थी। शैला ने हमदर्दी से उसे देखा, फिर उसने नरमी से उसके कंधे पर अपना बाजू फैला दिया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। तुम अगर वाकई ये समझती हो कि उम्र के अलावा, तो ठीक है, तुम नानू को कहो एक बार फिर कि वो उससे बात करें। हो सकता है वो वाकई तुम्हारे लिए कुछ खास फीलिंग्स रखता हो, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए और कोई खुश नहीं होगा। बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं खुद उम्र से वो अब तलाफ़ी करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आज शाम उमर को बुलवाया है, नानू ने सुबह नाश्ते की मेज़ पर अलीज़ा को बताया। वो स्लाइस पर जाम लगाते हुए कह रही थी। उसे अपने खून की गर्दिश और धड़कन तेज़ होती हुई महसूस हुई। वो शाम के बजाय रात को आया था। अलीज़ा इस वक्त अपने कमरे में थी। नानू ने उसके लिए रात का खाना तैयार करवाया हुआ था, और उसके आने के थोड़ी देर बाद ही नानू ने अलीज़ा को खाने के लिए पैगाम भिजवाया। मुझे भूख नहीं है, उसने मुलाजिम से कहलवाया था। वो इस वक्त उमर का सामना नहीं करना चाहती थी, न ही वो कर सकती थी। उसके इस्लामाबाद के क़याम के बाद वो आज पहली बार यहाँ आया था। उसके आने के बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके वो अपने बेड पर आकर लेट गई। उसकी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो छत पर घूरती रही। उमर 12 बजे के करीब वापस गया था। उसने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। बेइख्तियार उसका दिल चाहा वो उठकर बाहर जाए और नाना से पूछे कि उसने क्या कहा है। क्या हमेशा की तरह वही रटा रटाया जुमला, मैं शादी करना ही नहीं चाहता, ना ही कभी करूँगा, मैं आज़ाद हूँ और मुझे अपनी ये आज़ादी पसंद है। या फिर ये कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, कुछ साल के बाद उसके बारे में गौर करूँगा, और जब शादी के बारे में सोचूंगा तो अलीज़ा के बारे में भी गौर करूँगा। उसे कई साल पहले नानू के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू याद आई, जो उसने इत्तफाकन सुन ली थी, और तब पहली बार उसने उमर के बारे में बड़ी हैरत से सोचा था। उमर से शादी? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? क्या मैं उससे शादी कर लूँगी? एक टीन एजर के तौर पर उसे इस बात पर हंसी आई थी, मगर वो बात उसके जहन से कभी महव नहीं हुई। वो उसके लाशऊर का एक हिस्सा बन गई थी और वक्तन फ़वक्तन उसके जहन में उभरती रहती थी। वो उठकर बाहर नानू के पास नहीं गई। नानू यकीनन अब सोने के लिए जा चुकी होंगी। अगर वो सोने के लिए ना भी गईं, तब भी हो सकता है वो इस मौजू पर मुझसे इस वक्त बात ना करें। बेहतर है मैं उनसे सुबह ही बात करूं। उसने आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश कर दी। ये काम खासा मुश्किल था, मगर वो रात के किसी पहर सोने में कामयाब हो ही गई थी। वो सुबह जिस वक्त बेदार हुई 9 बज रहे थे। आंखें खोलते ही जो पहला ख्याल उसके जहन में आया वो रात को उमर की नानों के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में था। हर रोज़ सुबह बेदार होने के बाद की मामूल की बेफिक्री यकदम कहीं गायब हो गई थी। रात वाली बेचैनी और इज़्तिराब ने यकदम उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नाश्ता करने के लिए वो जिस वक्त डाइनिंग टेबल पर आई, उस वक्त नानो पहले ही वहाँ मौजूद थे। अलीज़ा ने उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, उसे नाकामी हुई। नानो संजीदा नजर आ रही थी। वो आमतौर पर संजीदा ही रहती थीं। उन्होंने हमेशा की तरह अलीज़ा को नाश्ता पेश करना शुरू कर दिया। वो इस वक्त उनके मुंह से ये नहीं सुनना चाहती थी, आज मैंने तुम्हारे लिए फ्रंट टोस्ट बनवाए हैं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद आएंगे। या फिर ऑमलेट दोगी, या बॉयल्ड एग, या फ्राइड। वो कम से कम आज सुबह उनसे ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, और वो इससे वही बातें कर रही थी। वो अपने असाब पर काबू रखते उनकी बातें सुनते हुए नाश्ता करती रही। वो मुंतज़िर थी, वो अभी खुद बात शुरू करेंगी। नाना ने ऐसा नहीं किया। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने स्लाइस को सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए नानू से कहा, आपने उमर से बात की? नानू ने चाय पीते हुए सर उठाकर उसे देखा, फिर कप फ्रिज में रख दिया। वो सांस रोके पलके झपकाए बगैर उनका चेहरा देखते हुए उनके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की मुंतज़िर रही। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उमर इतना दो टोक इनकार करेगा।
نہ ہی یہ توقع کی تھی کہ نانو اس دو ٹوک انکار کو اسی طرح کسی لگی لپٹی کے بغیر اس کے سامنے پیش کر دیں گی۔ کیوں؟ زندگی میں کبھی ایک لفظ بولنے کے لیے اسے اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی جتنی اس وقت کرنی پڑی۔ نانو نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ کیا عمر سے آپ نے یہ نہیں پوچھا تھا؟ پھر اس کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مثلاً وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ اس نے بے یقینی سے نانو کو دیکھا۔ کیا صرف اس بنا پر وہ مجھے رد کر رہا ہے کہ میں اس کی کزن ہوں؟ میں صرف اس کی کزن ہی تو نہیں ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا یہ، مگر اس نے کہا کہ اگر اس بات کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی تم سے شادی نہ کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سی وجوہات ہیں۔ نانو نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہا ہوگا اس نے؟ یہی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ علیزہ نے رنجیدگی سے نانو کی بات کاٹی۔ یا یہ کہا ہوگا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ نانو، میں اس کا انتظار کر سکتی ہوں، 10 سال، 20، 30 سال، ساری زندگی۔ نانو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے شادی کرنا ہی پڑے گی۔ وہ ساری زندگی اکیلا تو نہیں رہ سکتا۔ پھر اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے وہ؟ اس کے لہجے میں اب بیچار کی تھی۔ آپ بتائیں، یہی سب کہا ہے نا اس نے؟ نہیں، اس نے حیرانی سے نانو کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے نکلنے والے لفظ دہرائے۔ اس نے یہ نہیں کہا؟ تو پھر اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں اور اس کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہوں، اس لیے اسے لگا ہوگا کہ ایسا کوئی رشتہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہی سب کہا ہے نا آپ سے؟ نانو نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ علیزہ کو محسوس ہوا وہ بات کرتے ہوئے کچھ متامل تھی۔ اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نانو نے چند لمحوں کے بعد بات شروع کی۔ یا پھر کبھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ رکی۔ وہ خود بھی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ 1-2 سال تک وہ شادی کر لے گا۔ علیزہ نے ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی نانو اس کے ہاتھ کی لرزش دیکھیں، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کتنے رنگ بدل رہے تھے وہ یہ جانتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے تم میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تم اس کے لیے ایک کزن یا دوست سے زیادہ کبھی کچھ بھی نہیں رہی۔ وہ دم سادے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس سے 8 سال چھوٹی ہو اور تم اس کے ٹیمپرامنٹ کو سمجھ نہیں سکتی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تم امیچور ہو اور خوابوں میں رہنے والی بھی۔ اس کو اپنی بیوی میں زیادہ پریگمیٹک اپروچ چاہیے، جو تم میں نہیں ہے۔ نانو چند لمحوں کے لیے رکی اور پھر انہوں نے علیزہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جوڈت میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی جوڈت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ 1-2 سال میں جب وہ شادی کرے گا تو جوڈت سے ہی کرے گا۔ اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ میں تمہارے پروپوزل کے بارے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اسے تو ایسی کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے اس کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے کہنے پر اس سے بات کر رہی ہوں۔ نانو خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے علیزہ کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی ان سب باتوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ نانو کا لہجہ بہت نرم تھا۔ شاید وہ علیزہ کی جذباتی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ مگر اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ، جو ہو گیا اسے جانے دو۔ عمر میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے لیے میرے پاس عمر سے بہتر پروپوزلز ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے رونا شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ انہیں توقع تھی کہ وہ ان کی باتیں سننے کے بعد، لیکن وہ خاموش تھی۔ نانو کو یوں لگا جیسے وہ شاک تھی۔ وہ شاک نہیں تھی، اسے صرف یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر کے بارے میں اس سے اندازے کی اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یا وہ ضرورت سے زیادہ بیوقوف تھی، یا پھر خوش گمانی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس وقت اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے شدید سردی کے موسم میں کسی نے اسے گرم کمرے سے نکال کر پانی میں پٹک دیا ہو۔ پریگمیٹزم، ریئلزم۔ اس نے اپنے کانوں سے عمر کی آواز کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ بے یقینی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بس کزن اور دوست، کیا میں یہ بات مان سکتی ہوں کہ اس کے علاوہ عمر نے مجھے کبھی کچھ اور سمجھا ہی نہ ہو؟
वो माउस जैन के साथ टेबल पर पड़ी हुई अपनी प्लेट को बेध्यानी के आलम में देखती रही। लीज़ा के साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा और था ही क्या जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा था। उसकी रंजीदगी बढ़ती जा रही थी। टेम्परामेंट और एज डिफरेंस, क्या मजाक है। पिछले 10 सालों में तो वो इन दोनों चीज़ों में से किसी ने हमारे ताल्लुक को मुतासिर नहीं किया। फिर अब ये दोनों चीज़ें दरमियान में कहाँ से आ गईं? वो होंठ पीछे टेबल को देखती जा रही थी। या फिर ये बस जुड़त है जो किसी खलीज की तरह तुम्हारे और मेरे दरमियान हायल है। और मेरी हमाकत ये थी कि मैंने इतने सालों में भी तुम दोनों के ताल्लुक के बारे में संजीदगी से सोचा भी नहीं, वरना शायद बहुत साल पहले तुम मेरी ज़िंदगी से निकल चुके होते। प्रोग्मेटिज्म, तुम ठीक कहते हो। मैंने कभी अपने तसव्वुरात की दुनिया से बाहर निकलकर अपने और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में गौर ही नहीं किया था। अलीज़ा, नानो उसकी गायब दिमागी को महसूस कर लिया था। मुझे चाय बना दें, उसने उन्हें देखे बगैर कहा। नानो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। वो स्लाइस को एक बार फिर खाने की कोशिश कर रही थी। स्लाइस के टुकड़ों को हलक से नीचे उतारने के लिए भी इस कदर जद्दोजहद की ज़रूरत हो सकती है, उसका अंदाज़ा उसे पहली बार हुआ था। नानो ने चाय बनाकर उसके सामने रख दी। सर झुकाए किसी मशीन की तरह उसने स्लाइस ख़त्म किया, चाय पी और फिर उठ खड़ी हुई। नानो ने उसे रोका नहीं। वो लाउंज से निकल गई। नानो ने उसके जाने के बाद शहला को फ़ोन किया। उन्होंने मुख्तसरन उसे फ़ोन पर उसके साथ होने वाली गुफ्तगू बताने के बाद आने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद जब शहला उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो कारपेट पर बैठी अपने सामने एज़ल पर रखी एक पेंटिंग को मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। उसने शैला से रस्मी सी हेलो हाय करने के बाद एक बार फिर कैनवास स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। शैला उससे कुछ फासले पर फ्लोर कुशन पर बैठ गई। अलीज़ा खामोशी से कैनवास पर स्ट्रोक लगाती रही। उसने शैला से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। वो वाकई मसरूफ़ थी, मसरूफ़ नज़र आने की कोशिश कर रही थी, या फिर शैला को नज़रअंदाज करना चाहती थी। शैला नज़रअंदाज नहीं कर सकी, मगर उसका चेहरा इतना बेतासुर था कि शैला को उससे बात शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे वैसे भी अपने अंदाज़े के गलत होने पर हैरत हो रही थी। नानो से बात करने के बाद उसका ख्याल था कि जब वो अलीज़ा के पास आएगी तो वो उसे रोता हुआ पाएगी, और सारा रास्ता यही सोचती हुई आई थी कि उसे अलीज़ा से क्या कहना है, उसे किस तरह तसल्ली देनी है। मगर अब उसे इस तरह देखकर उसके सारे लफ्ज़, सारी तसल्लियाँ गायब हो गई थीं। पेंटिंग कैसी लग रही है? उसने बहुत देर बाद कैनवास पर स्ट्रोक लगाते लगाते एकदम हाथ रोककर शहला से पूछा। पता नहीं। क्यों, तुम पेंटिंग को देख नहीं रही? नहीं, मैं यहाँ पेंटिंग को देखने नहीं आई। अलीज़ा स्ट्रोक लगाते लगाते मुस्कुराई। तुम यकीनन यहाँ मुझे देखने के लिए आई हो। फिर क्या मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ? वो जैसे मजाक उड़ाते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, मगर वो अब भी कैनवस की तरफ ही मुतवज्जे थी। शैला ने एक गहरा सांस लिया। कम से कम उसकी खामोशी ख़त्म हो गई थी। मैं तुमको देखने नहीं आई, तुमसे बातें करने आई हूँ। किस चीज़ के बारे में? उसके लहजे में सर्द मेहरी थी। शैला कुछ बोल नहीं सकी। ओह, याद आया, उम्र के इनकार पर कुछ तबसरा करना चाहती हो? वो इसी तरह कैनवस पर स्ट्रोक लगाते हुए बोली। या फिर शायद तुम ये जानना चाहती हो कि रिजेक्शन के बाद मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी औकात का पता चल जाने के बाद बंदा जितना हल्का फुल्का महसूस कर सकता है, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो हाथ रोककर शैला की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। वो किसी ने कहा है ना कि वो रुककर कुछ याद करने लगी। हाँ, याद आया। सिंस आई गेव अप होप आई फील मच बेटर। तो मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो पलट कर कुछ और रंग बनाने लगी। मैंने पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता दिया था। इस तकलीफ से बचाना चाहती थी मैं तुम्हें, शैला ने नर्म आवाज़ में कहा। अलीज़ा बेख्तियार हंसी। दुनिया में लड़कियों से ज़्यादा अहमक और कोई नहीं होता। खुशफहमी का आगाज़ और इख्तिताम हम पर ही होता है। सारी उम्र हम मोहब्बत की बैसाखियों का इंतज़ार करती रहती हैं ताकि ज़िंदगी की रेस शुरू कर सकें। हमें हर मर्द के बारे में खुशफहमियाँ रहती हैं कि वो आएगा, जिसे देखेगा और हमारा हो जाएगा। कोई हमसे हमदर्दी करे तो हमें खुशफहमी होने लगती है। कोई हमें सराहे तो हमें वो अपनी मुट्ठी में कैद नजर आने लगता है। कोई हमारे साथ वक्त गुजारे तो वो हमारे होशो हवास अपने ठिकाने पर नहीं रहने देता। वो रुकी। उम्र का ख्याल है मुझ में मेच्योरिटी नहीं है। ये तो किसी लड़की में भी नहीं होती। कभी लड़कियां भी मेच्योर हो सकती हैं। वो एक बार फिर हंसी। हम में मेच्योरिटी सिर्फ तब आती है जब हमें
اس طرح ریجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے اب میں میچور ہو گئی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلیٹ نیچے رکھ دی۔ اگر دنیا میں بیوقوفی اور حماقت کا کوئی سب سے بڑا ایوارڈ یا میڈل ہوتا تو میں اس کے لیے علیزہ سکندر کا نام ضرور بھجواتی، اور اس سال کم از کم میرے علاوہ کوئی اور اس ایوارڈ کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈائی ہارڈ فول، شہلا خاموشی سے اسے بولتا دیکھتی رہی۔ عمر کا خیال ہے کہ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔